जेंडर रिलीजन कास्ट का सेकंड लेक्चर है। आज के टॉपिक तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इन टॉपिक में जाने से पहले ध्यान से सुनिए। हमने कहा था पहले कि रिकैप का कुछ पूछेंगे आप लोगों से। बताइए, इसमें पहला जो टॉपिक है सोशल डिफरेंसेस और डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है। कल वाला रिवीजन करके आए हैं? नहीं पता, कुछ भी नहीं पढ़े तो आप बुक नहीं लाए आप? कौन नहीं लाया फिर? आप नहीं लेके आए? हाँ, सब लेके आएगा तो फिर आप नहीं लाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? बताइए कुछ। बॉयज में कोई नहीं बता पाएगा? बॉयज में कोई नहीं बता पाएगा? बोलिए। आप ही बताइए। सोशल डिफरेंस कैसे है जेंडर के बेस पे? कल एग्जांपल दिए थे ना, घरेलू कामकाजी महिला। हाँ, क्या बोलिए? जो भी आता है बोलिए, ऐसा नहीं है, जितना भी आता है, जो भी आ रहा है बताइए। जेंडर एंड पॉलिटिक्स कैसे हो रहा है? कल एग्जांपल दिए थे पंचायत का। राजनीति में भेदभाव, जो लिंगवाद जो है वो कैसे हो रहा है? वुमेन को रिप्रेजेंटेशन जो है एमपी और एमएलए के तौर पे कितना था कल? 14% लोकसभा में 2019 के अकॉर्डिंग, और हाँ 5% ओनली। तो जेंडर एंड पॉलिटिक्स ज़्यादातर उसमें कौन है? मेल है, फीमेल कम है। तो जब फीमेल कम है तो उनके राइट्स की बात कौन करेगा? और एक कॉन्सेप्ट बताए थे सिंपैथी और इम्पैथी वाला। हाँ हाँ, तो जब वुमेन पॉलिसी मेकिंग बॉडी में ही नहीं रहेगी तो फिर उनके बारे में कौन बताएगा, कौन समझाएगा, कौन पॉलिसी बनाएगा? कुछ नहीं पता। सिंपैथी इम्पैथी क्या कॉन्सेप्ट है बताइए आप? बोलिए, कल आए थे ना, सुने थे क्लास में, तो बताइए। ऐसे नहीं होता है। क्लास कर लिए, सुन लिए, खत्म हो गया, क्या पढ़े पते नहीं है, कैसे देंगे एग्जाम? और ये सभी बर्निंग इशू है। क्वेश्चन यहाँ से हर एक साल देखने को मिलता है बोर्ड में, समझे? ये जेंडर वाला लेकर के, खास करके वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन हमेशा पूछता है। और ये बोर्ड एग्जाम से लेकर के जो हायर एग्जाम होता है पूरे इंडिया में, वहां तक, समझे? स्त्री पुरुष के समान सरोकार के बिना किसी भी राष्ट्र की जो प्रगति है वो असंभव है। ये स्टेटमेंट नहीं है, क्वेश्चन है। जब तक जेंडर, ये था ना, एक इनडेंजर्ड और इनजेंडर्ड, यदि डेवलपमेंट इनजेंडर्ड नहीं हुआ, वर्ड थोड़ा लगे, इनजेंडर्ड यानी दोनों, यदि डेवलपमेंट इनजेंडर्ड नहीं हुआ तो वो इनडेंजर्ड हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं? यानी यदि दोनों लोगों को, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों को साथ लेकर के यदि विकास की बात आप नहीं करते हैं तो वो किसी भी राष्ट्र के लिए खतरनाक हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा, यदि इनडेंजर्ड और इनजेंडर्ड, समझे? और ये भी स्टेटमेंट नहीं है, क्वेश्चन है। किसका? किसका है? सिविल सर्विस का। पोजीशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, परसेंटेज में पता ही था कितना है। रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, बहुत गहरा रिलेशन है, खास करके इलेक्शन के टाइम में तो कुछ ज्यादा ही गहरा हो जाता है। हाँ, आएगा, इसमें है। एक वोट बैंक होता पूरा का पूरा,
वोट बैंक, जो हिंदू है हिंदुइज्म के लिए अलग वोट बैंक, हिंदुइज्म में भी फिर कास्ट बेसिस पर अलग, राजपूत के लिए अलग, यादव के लिए अलग, जो SC ST है उनके लिए अलग, OBC के लिए अलग। ये क्या है? वोट बैंक है, आगे आएगा इसमें। और कम्युनलिज्म, इज्म वर्ड को कल समझाए थे कि किसी भी वर्ड के आगे यदि इज्म लगता है तो आइडियोलॉजी फॉलोड बाय मासेस, है ना। चलिए, क्या है? व्हाट द रियलिटी इज, किसकी रियलिटी? हाँ, यानी एक ही धर्म के लोग जरूरी नहीं है कि हर बात पे सहमत हो जाए, है ना। यदि हिंदू ही की बात करते हैं तो कई सारे हिंदू हैं जो मूर्ति पूजा को मानते हैं, कई सारे हैं जो नहीं मानते हैं। और इस्लाम की ही बात करेंगे तो कई सारे ऐसे हैं जो इस्लाम के कोर फिलॉसफी को मानते हैं, कई सारे नहीं मानते हैं। जैसे शराब पीना मना है, तो ऐसा नहीं कि कोई भी मुस्लिम शराब नहीं पीता है, पीता है। तो वही स्टेटमेंट ये भी कर रहा है, पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। यानी सेम ही जाति के होने के बावजूद भी सभी में कॉमन इंटरेस्ट जो है वो नहीं है, ऐसा कम है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का क्यों ना हो। और कल्चर रिलीजियस का पार्ट नहीं है, किसका है? ज्योग्राफी का। ये शुरुआती क्लास में, ओरिएंटेशन क्लास में ही बताए थे, जब SST के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आपस में रिलेशन बता रहे थे कि कैसे इकोनॉमी ज्योग्राफी से कनेक्टेड है, ज्योग्राफी पॉलिटी से कनेक्टेड है, पॉलिटी हिस्ट्री से कनेक्टेड है, याद है। जो कल्चर है वो ज्योग्राफी का पार्ट होता है, ना कि रिलीजियस का। अब चूंकि उसको कॉमन लोगों को समझाना है तो अब आप सिंपल समझ, जैसे शराब पीना मना है इस्लाम में, क्यों? क्योंकि ओरिजिन ऑफ इस्लाम कहाँ हुआ है? सऊदी अरबिया, डेजर्ट वाला पार्ट। टेम्परेचर कितना? 55 to 58-9 डिग्री के आसपास, है ना, 55 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स। 50-55 डिग्री सेल्सियस में यदि आप ओल्ड मोंक पिएंगे तो डेड मोंक हो जाएंगे, है ना। अब इन चीजों को कॉमन पीपल को दिमाग में बताना कि तुम इतनी गर्मी में यदि ये पियोगे तो शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, मर जाओगे, तो उसको किससे जोड़ा? धर्म से, कि आपको ये नहीं करना है, ये गुनाह है, समझे। और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे उसका ड्रेसिंग सेंस, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। आप यदि पोलर रीजन वाले को देखेंगे, जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन जो लोग हैं वो लोग कैसे पहनते? पूरा टाई कॉलर वगैरह एकदम टाइट पहन करके, ताकि बॉडी का हीट बाहर ना जाए। क्यों? टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस। अब माइनस में यदि 55 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे ही खुला यदि घूमे तो यूं ही निपट जाएंगे फिर तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला कहानी तो होगा ही नहीं, सुने है ना। जी हाँ, तो जहां पे 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, पूरा डेजर्ट वाला पार्ट है, तो उतना दूर क्या है? इंडिया में ही यदि गर्मी में देखिए, सभी पूरा बॉडी कवर करके चलते हैं कि नहीं, है ना। मेल की अपेक्षा फीमेल ज्यादा बॉडी कवर करके चलती है, वो भी चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, जरूरी नहीं कि मुस्लिम ही हो। हिंदुइज्म में भी होगी तो वो स्कूटी वगैरह चला रही थी, पूरा इधर भी क्या क्या लगाने वाला आता है, सब एकदम बॉडी कवर के, ताकि धूप ना पड़े, डायरेक्ट बॉडी खराब ना हो, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है ना। और जहां पे हमेशा ये टेम्परेचर रहता है ज्यादा, वहां तो हमेशा ऐसा करना पड़ेगा, तो वहां की ड्रेसिंग सेंस वैसी होगी। और इस डेजर्ट वाले पार्ट में 55 डिग्री सेल्सियस में आप पालक उगा नहीं सकते, हरी साग सब्जियां खा नहीं सकते, तो क्या खाएंगे? जीने के लिए तो रहना है, तो मीट खाएंगे ज्यादातर, है ना। जो नॉन वेज है वो ज्यादा खाएंगे, क्योंकि वही अवेलेबल है वहां, और वही चीजें फिर दूसरे कम्युनिटी के लिए भी है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो कल्चर है वो ज्योग्राफी का पार्ट है, ना कि रिलीजियस का। और रिलीजियस चूंकि उस जगह पर उत्पन्न हुआ है, तो वहां की चीजों को उसमें आना तो स्वाभाविक है, और वो उस जगह से जहां जहां भी फैलेगा दुनिया में, वो अपनी कोर आइडियोलॉजी, कोर फिलोसफी को हर जगह लेके जाएगा, है ना। तो इसलिए वो चीजें आज भी चली आ रही है, और इसे आप बदल नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। समझ पा रहे चीजों को? चलिए, तो ये था पहला लाइन का इसमें। एवरीवन हैज सेवरल अदर रोल्स, जैसे पोजीशंस एंड आइडेंटिटीज अलग अलग हैं सभी के। देयर आर मेनी वॉइस इनसाइड एवरी कम्युनिटी, यानी हर धर्म में कई सारे आवाजें हैं। हिंदू में देखेंगे
तो SC ST की अलग आवाज है, जो जनरल कास्ट है उसकी अलग आवाज है, उसके आवाज, उसकी टोन ही अलग है। किसी से पता चले वो ब्राह्मण्स हैं, समझ रहे हैं, बस इतना ही काफी है। हाँ, तो अब ये देखो SC ST बेचारा है, वो डर से ऐसे ही नहीं बोल पा रहा है, रिजर्वेशन के सहारे हैं। हाँ, लेकिन इसमें भी कई सारे ऐसे ये आ गए हैं कि अब धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी को पहचान रहे हैं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसे राइट्स दिया है। कौन सा? राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, फंडामेंटल राइट्स है ना। हाँ, कहां से कहां तक फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में? 12 to 35, आर्टिकल 12 to 35 तक है ये। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स, राजनीति में कम्युनलिज्म का अलग अलग फॉर्म देखते क्या है? एवरीडे बिलीव्स, क्या क्या? रिलीजियस प्रेजुडिस या स्टीरियोटाइप्स एंड सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ वंस रिलीजन ओवर अदर रिलीजन, यानी हर धर्म में कुछ उसकी पूर्वाग्रह है, चाहे वो हिंदू हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई सा भी हो, सब धर्म की अपनी कुछ न कुछ पूर्वाग्रह है जो लोगों के दिमाग में बसा हुआ है अपने धर्म के प्रति, है ना। फिर स्टीरियोटाइप कुछ अंधविश्वास भी है, और इसी तरीके से कुछ अलग अलग चीजें हैं जो सभी धर्मों को एक दूसरे से अलग करती है ना। जबकि कोर फिलॉसफी यदि आप रूट लेवल पे देखेंगे तो सबका सेम ही है, लेकिन वहां देखना नहीं चाहता है, दर्द होता है ना अंदर से कि ऐसे कैसे सेम कह दिए, हम बहुत अलग हैं। नहीं समझे? भाव को समझिए कि क्या है इसमें। हाँ, यदि कॉमन, आप सिंपल समझिए, यदि हिंदुइज्म में ही यदि आप ब्राह्मण्स को SC ST से कंपेयर कर दिए तो हो गया बवाल। अरे ये सिर्फ उसी में नहीं है, हर एक धर्म में है। आप इस्लाम में भी देखेंगे तो उसमें भी कई सारे हायर क्लास आते हैं, लोअर क्लास होते हैं। कौन कौन होते हैं हायर क्लास से, बताइए? हेलो, आप ही से पूछ रहे हैं। इस्लाम में हायर क्लासेस और लोअर क्लासेस में कौन कौन है? कोई नहीं है? नहीं नहीं, आइडियल की बात मैं नहीं कर रहा, क्लास डिवीजन की बात कर रहा मैं। आपको आता है बताइए? खैर कोई बात नहीं, देखते। दिस इज सो कॉमन दैट वी ऑफन फेल टू नोटिस इट इवन व्हेन वी बिलीव इन इट, यानी इतना कॉमन है ये कि हम इसे नोटिस ही नहीं करते कभी कि ऐसा भी है सोसाइटी में, और ये तब नोटिस में आता है जब चीज़ों को आप पढ़ते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, अभी से लेके कभी भी जब पढ़ाई करते हैं चीज़ों को समझ, देखिए हिस्ट्री हमेशा दो वर्गों के लिए लिखी जाती है। हेलो, दो वर्ग में कौन कौन है? एक है एरिस्टोक्रेसी, नाम सुने? दूसरा है कॉमन पीपल, समझ पा रहे हैं? तो ये जो जितने भी लीडर हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सभी एरिस्टोक्रेसी का पार्ट है। वो किसी धर्म का, राजा का कोई अपना धर्म नहीं है, समझे? वो हमेशा जहां पे जिस भी पॉलिसी से उसे फायदा हो रहा है उसको अडॉप्ट करेगा, जहां से उसकी साम्राज्य विस्तार हो रही है वहां से अडॉप्ट करेगा। चाहे आप एंशियंट टाइम में देखिए, मेडिवल टाइम में देखिए, या प्रेजेंट टाइम में देखिए। एक नेता, सिंपल समझिए, आपके क्षेत्र का कोई MP MLA है तो वो हर धर्म के रिलीजियस फंक्शन में जाएंगे, उन सब से मिलेंगे क्योंकि वो सभी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, है ना, सेम है। यानी वो एरिस्टोक्रेसी उस चीज में है। और यही यहाँ पे कॉमन पीपल क्या कहेगा? अभी तुरंत आए थे दुर्गा पूजा में, फिर चले गए ईद में, ये तो गड़बड़ है। ये कॉमन पीपल है, ये उनकी मानसिकता है। और वो कितने हैं परसेंटेज में? 98। एरिस्टोक्रेसी ओनली 2%, जो शुरू में था, अभी भी है और हमेशा रहेगा, समझे? और जब भी आप क्लास में एंटर करें या इन सब चीजों में पढ़ें तो न्यूट्रल भाव से, आप किसी धर्म के नहीं हैं,
आप एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, बस इतना ही काफी है। यदि आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म के चश्मे से पढ़ रहे हैं चीजों को, तो फिर आप उसका, यदि पॉजिटिव वे में आप पढ़ रहे हैं तो उसका नेगेटिव भूल जाएंगे, यदि आप उसके प्रति नेगेटिव में है तो पॉजिटिव भूल जाएंगे उसका। सिंपल, जैसे आप अकबर जैसे, सिंपल समझ, सबसे फेमस कैरेक्टर लेते औरंगजेब। औरंगजेब की बात यदि आप करेंगे, यदि आप इस्लाम मुस्लिम हैं तो औरंगजेब की अच्छाई सिर्फ आपको नजर आएगी, बुराई भूल जाएंगे। यदि आप हिंदू हैं तो फिर उसके बुराई हमेशा दिमाग में रहेगा, अच्छाई भूल जाएंगे उन्होंने कौन कौन जैसी पॉलिसी चलाई थी, क्योंकि आप पहले से यही है ना, प्रिजुडिस, अलग अलग टाइप के पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं पहले से ही, कि आप एक इमेज बनाए हुए हैं कि ऐसा है। जैसे सिंपल समझिए, आप बिहार से यदि कोई दूसरे स्टेट गए, बिहार को लाना जरूरी है ना, आप बिहार से किसी दूसरे स्टेट में गए, जैसे ही बोले कहां से, बिहार से, आसपास का आदमी अलर्ट हो गया, क्या पता कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। जैसे पाकिस्तान से सपोज कोई आदमी आ, जैसा आज उसका कैरेक्टर बना हुआ है, पता चला वो सिंपल एक बैग हाथ में और कायदे से कहीं पब्लिक प्लेस पे रख के और भाग जाए, तो वो और इतना पता चले तो हो गया 2 मिनट में मॉल खाली, समझे? ये क्यों है? ये एक पूर्वाग्रह आप पहले से बनाए हुए, और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, क्योंकि आपने उस चीजों को बहुत लंबे समय तक यूज किया है, तब जाकर के आपके प्रति लोगों की मेंटेलिटी वैसी हुई है। ये 1-2 दिन की बात नहीं है, समझे? वही वो पूर्वाग्रह की बात कर रहा कि यदि धर्म की बात करेंगे तो किसी भी धर्म की जो स्टीरियोटाइप जो चीजें हैं वो ऐसे ही नहीं आया है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा है, और आज भले वो रेलेवेंट नहीं है, फिर भी आप उन सब चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि वो एक रूट लेवल में जाके बसा हुआ है, आप उसे यूं ही नहीं निकाल सकते, समझे? इसीलिए जब भी आप क्लास या इसमें पढ़ाई के मामले में आते हैं तो किसी भी धार्मिक दृष्टिकोण से ना आए, समझे? आप कोशिश करिए कि उस एरिस्टोक्रेसी में अपने आप को जगह बनाए, ना कि कॉमन पीपल, और तभी आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर वही करते रह जाएंगे, डिवाइड एंड रूल जो चाह रहा है तभी हो रहा है, और आप भी उसी का पार्ट बन जाएंगे, तो कौन सी बड़ी बात। 98% पर्सन कर ही रहे हैं, आप भी हैं उसमें से, कुछ तो नया नहीं है। लेकिन जो 2% एरिस्टोक्रेसी है वो पहले भी था, अभी भी है और हमेशा रहेगा, और वही रूल करेगा, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। डिजायर फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ऑन रिलीजियस कम्युनिटी, क्या कहना चाह रहा है? यानी एक ही धर्म के लोग जो है, यदि मान के चलिए जिसकी मेजोरिटी में है सरकार, या जिनकी मेजोरिटी में संख्या है, वही लोग ज्यादातर ये चाहेंगे पॉलिटिकल रूप से, और पॉलिटी क्या है? गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। क्यों? आखिर सिंपल समझिए कि ये जो ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो पहले तो ट्रेडर्स के रूप में आए, लेकिन ट्रेडर्स के साथ साथ उन्होंने पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट भी यहां पे काफी ज्यादा किया, चीजों को राजनीति में आने की कोशिश की। क्यों? उसे पता है कि राजनीति यानी पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। यदि किसी भी राष्ट्र में आपके उसके राष्ट्र की जो पॉलिटी पे कब्जा है, राजनीति पे कब्जा है, तो मतलब इकोनॉमी पे कब्जा है, और इकोनॉमी पे कब्जा है तो मतलब राजा है। सीधी सी बात, समझ पा रहे हैं? इसीलिए जो भी यहां पर आया, खास करके जो यहां रहने ट्रेड के रूप में आया था, जब ब्रिटिशर्स आए तो बाकी उससे पहले वाला जो भी आया वो लूटा और चला गया, वो यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व होना नहीं चाहा, चाहे वो शुरुआती दौर में वो नादिर शाह हो या कोई और भी इन्वेजन हो। सुने हैं ना नाम? नादिर शाह का नाम सुने हैं? लो, हिस्ट्री में नहीं सुने हैं। पीकॉक थ्रोन का नाम सुने? पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन, शाहजहां का ले गया उठा के, सॉरी उससे पहले का यहाँ पे था ना, मयूर सिंहासन, कोहिनूर डायमंड, इनका नाम सुने होंगे। हाँ, तो ये है, इन सब सारी चीजों को बाहर के फॉरेनर्स लूट के गए। क्यों? प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विथ वीकनेस। ये भी स्टेटमेंट हम पहले ही बता चुके हैं शुरुआती क्लासेस में, कि समृद्धि कभी भी कमजोर के साथ नहीं रह सकती। आपके पास पैसा तभी तक है जब तक आप मजबूत हैं, जिस दिन कमजोर पड़ गए सामने वाला लूट के चला जाएगा, समझे? तो वही चीजें इंडिया में भी थी, जब तक सेंट्रल पावर मजबूत था तब तक कोई भी आया, लेकिन फिर चला गया। जब सेंट्रल पावर कमजोर होने लगा तो फिर आया भी, लूटा भी,
और यहाँ पे बर्बाद भी करके गया अच्छा खासा। तो पॉलिटिकल डोमिनेंसी यही कह रहा है कि जहां लोगों को पता है, जो एरिस्टोक्रेसी उसे पता है कि यदि इकोनॉमी पे कब्जा करना है तो उससे पहले पॉलिटी को अपने अंडर में लो, क्योंकि आप उसके हिसाब से किसी भी तरीके की पॉलिसी को बना करके ज्यादा से ज्यादा अपने हिसाब से बेनिफिट ले सकते हैं। आपको क्या लगता है कि यदि इंडिया में ये अंग्रेज जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट सही से नहीं कर पाता तो वो इकोनॉमिकली इतना ज्यादा साउंड नहीं हो पाता कभी भी। और इसी तरीके से जब उनकी राज्य उनका कंट्रोल में आया, पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो खुद सरकार चलाने लगे, तो फिर अलग अलग रेवेन्यू पॉलिसी लाई वो, चाहे वो जमींदारी सिस्टम में हो, अलग अलग परमानेंट सेटलमेंट हो या रैयतवारी हो। सुने हैं ना नाम, 8 क्लास में है। परमानेंट सेटलमेंट वगैरह के बारे में नहीं सुने हैं? यानी कई सारे ऐसे अंग्रेजों की पॉलिसी थी जो यहाँ पे इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए वो लाए। और किसी भी देश में यदि आप गए हैं तो वहाँ के कल्चर को समझना, वहाँ की चीज़ों को समझना जरूरी है, तभी तो आप वहाँ शासन कर पाएंगे। वहाँ की लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहे, पता चला आप कुछ बोल और रहे हैं, वो कुछ और कह रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो फिर वहाँ शासन आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, पूरे कंट्री पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पॉलिटिकली जो है पहले एस्टेब्लिशमेंट होना जरूरी है। एस्टेब्लिश हो जाइए आप अच्छे से, फिर जा करके चीज़ों को अपने हिसाब से यूज करिए। और वही चीज़ें आज भी हो रही है। जितने भी देखिए चोर माफिया जितने भी थे, डाकू गुंडे, सब पॉलिटी में आ गए हैं। जो काम पहले इलीगल तरीके से हो रहा था अब लीगली हो रहा है, बस अंतर इतना ही है। पहले डकैती करते थे, चोरी करते थे या फिरौती मांगते थे तो उसमें पुलिस पकड़ने का डर था, अब खुद ही करवा रहे हैं क्योंकि खुद आप शासन में है ना। क्यों? क्योंकि उसे भी ये फॉर्मूला पता चल गया कि पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी, इसलिए सबसे पहले इसी में आओ। नहीं समझ पा रहे चीजों को? चलिए, मेजोरिटेरियन एटीट्यूड, वही श्रीलंका वाला 74% सिंहाला, है ना। हम ज्यादा जनसंख्या में तो हमारी बातें सुने जाएगी, श्रीलंकन तमिल को कुचल दिया जाएगा। रिफ्ट स्ट्रगल ब्लास्ट फॉर्मूला याद है? एक चार्ट बना दिया आप ट्रायंगल रिफ्ट स्ट्रगल ब्लास्ट का। हाँ, फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी डिजायर टू फॉर्म ए सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। तो जब माइनॉरिटी को नहीं देखा जाएगा तो उसकी इच्छा वही होगी कि हमारे लिए फिर अलग पॉलिटिकल जो यूनिट है उसे अलग से बनाया जाए, हमारी बातों को भी सुना जाए। तो उसके लिए फिर माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे, इंडिया में भी है, सुने है ना, अल्पसंख्यक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज से रिलेटेड वेलफेयर स्कीम जो चलाती है, कल्याणकारी योजनाएं। जितने भी माइनॉरिटीज यानी जिनकी जनसंख्या भारत में कम है उसको लेकर के गवर्नमेंट ज़्यादा सेंसिटिव है कि उनके ऊपर कोई मेजोरिटी जो कम्युनिटी है वो हावी ना हो, है ना। इसीलिए यहाँ पर कई सारे पावर्स को डिवीजन किया गया उनमें। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और रिलीजियस लाइन, फिर यहाँ देखिए इसमें बिना हिस्ट्री का आ ही नहीं सकता। सिंपल समझिए, हम अभी जस्ट बताए आपको कि राजा का कोई धर्म नहीं है, वो एरिस्टोक्रेसी में है, उनको पता है कि इन कॉमन पीपल को यूज कैसे करना है, समझे। अब यदि अकबर को वॉर करना हो, अकबर को वॉर करना हो, किसी बड़े एरिया में जीतना हो, तो वो यदि लोगों को ये कहेगा कि तुम लड़ो हमारे लिए, हम तुमको पैसे देंगे या इतना देंगे, तो जान के डर तो सभी को है, जान के डर तो सभी को है ना। तो जो हो सकता है कि यदि 10,000 लोगों को वो कहा है तो उसमें से 1,000 आए उसके सेना में, लेकिन इसी चीज को यदि वो धर्म से जोड़ दिया कि इस क्षेत्र में लड़ो मरो, ये है जिहाद, और उसके बाद मिलेगी तुम्हें जन्नत, तो ये 10,000 में से पता चला 20,000 आ गया इसमें, समझे। तो ये जो रिलीजियस लाइन जो कहता है वो लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, आज भी होता है, इस्लाम खतरे में है, हिंदुइज्म खतरे में है, ये स्टेटमेंट क्यों दी जाती है? इसीलिए ताकि उसके जितने भी फॉलोवर्स वो हमारी बातों में हमें वोट करे, यही एक आदमी है जो उसको बचा सकता है, बचाना उसे भी नहीं है, समझे। यही चीजें है और ये रियल में है, ये सिर्फ पढ़ने ऐसे लाइन ऐसे नहीं लिख दिया बस हो गया, ये आप फील करते हैं, समाज में देखते हैं, डेली बेसिस पे समझते हैं चीजों को। ये है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। बाकी अब अल्फा बीटा गामा जो पढ़ रहे हैं वो तो
एकेडमिक्स में काम आएगा, ये पूरी जिंदगी काम देगा आपको कैसे जीना है। तो रिलीजियस लाइन के बारे में क्लियर हो पाया, क्यों बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो इस तरीके की स्टेटमेंट का यूज करते हैं, है ना, धर्म युद्ध की बात क्यों करते हैं। एक चीज समझ में नहीं आता, फिर यहां हिस्ट्री याद आ रहा है कि जैसे कई सारे पॉलिटिशियंस आप सुने होंगे कि इस्लाम खतरे में है, आता अक्सर अक्सर चर्चा में बनी रहती है। ये देखिए कि दुनिया में और भी कंट्री है जहां पे इस्लाम काफी ज्यादा है, और जितने स्टीरियोटाइप की जो बातें हैं इंडिया में है वो दूसरे कंट्री में नहीं है। आप दुबई देखिए, सऊदी अरबिया देखिए, यूएई जो कंट्री है वहां देखिए, वो इस सब चीजों पे ज्यादा बिलीव नहीं करता। उनको पता है कि एरिस्टोक्रेसी का कैसे काम करता है, और ये सब चीजें वहीं पे आप अपना सकते हैं जहां पे ज्यादातर पर्सन जो है इलिटरेट है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कोर फिलोसफी क्या है। तो उसको, अब जिसका माइंड में कुछ पूरा नीट एंड क्लीन है, तो उसको जिस हिसाब से चाहेंगे हम मोड़ सकते हैं अपने हिसाब से अपनी बातों में, और ज्यादातर आ भी जाएंगे, है ना। उसी में से यदि कोई अपोज करने लगा तो ये जो है काफिर निकल गया है, अपने ग्रुप का ऐसे मार दो, ना रहेगा ना वो लोगों को समझाएगा, खेल ही खत्म। और ये हो रहा है, ऐसा ही है। और यही सब चीजें यदि आप आज के हम कह रहे हैं, जैसे कि आप एक जागृत दिमाग जो एनलाइटेंड माइंड से यदि आप बात करते हैं, एक सोचने वाली दिमाग, समझने वाली दिमाग जो हर चीजों को एनालाइज करता हो, पॉजिटिव नेगेटिव हर एस्पेक्ट्स को, ऐसा नहीं कोई कुछ कह दिया आप मान लिया हाँ चलो चल जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप उसके ऊपर एनालाइज करिए, चीजों को समझिए कि वो क्यों है, उससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तब होगा। और ज्यादातर लोग अपने रिलीजियस को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा रिलीजियस धर्म गुरु का हाथ है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, हिंदुइज्म का हो या इस्लाम का हो या ईसाई का हो। क्योंकि जिस कोर फिलॉसफी पे कोई भी चीज शुरू की गई थी, उसको उन लोगों ने अपने हिसाब से इतना ज्यादा बदलाव किया है उसमें कि अब उसका मेन कोर फिलॉसफी ही नहीं है, वो अलग ही चल रहा है। और ये चीजें खास करके इसमें जो है काफी ज्यादा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमने पहले ही बताया था कि जो गीता या रामायण है, ये कई सारे ऐसे स्टोरी हैं जो मैसेज से भरी हुई है, कहानियों से। उनसे आप सीखते हैं चीजों को कि एक भाई का क्या जिम्मेदारी है, एक फादर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मदर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज में लोग को कैसे रहना चाहिए। कोई भी धर्म ये तो नहीं सिखाता कि 10 आदमी गले काट के आपको माला पहनाया जाएगा, कोई नहीं कहता ऐसा। तो जब सबकी कोर फिलॉसफी सेम है, तो इसे इतना ज्यादा मैनिपुलेट क्यों किया जाता है? क्योंकि अपना रोटी सेकना है ना, बिना कुछ किए यदि ज्यादा इज्जत मिल रहा हो तो आप कभी नहीं चाहेंगे वो पावर हमारे हाथ से जाए। और ये हर धर्म गुरु के धर्म पावर के पास है, चाहे वो हिंदुइज्म हो या इस्लाम हो, कोई सा भी हो। और चूंकि ये सब चीजें अभी 10th क्लास में ज्यादा डिस्कस करने की नहीं है, जिस वजह से, नहीं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए दूसरा, क्योंकि हर चीज की मैच्योरिटी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है। अब जो आप पता चला कि हायर क्लासेस में सीखेंगे वो यदि यहाँ बता दिया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए देखते हैं रिलीजियस लाइन समझ में आया कैसे लोगों को मोबिलाइज करने के लिए यूज करता है। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये जो अमीर लोग हैं वो तुम्हारे पैसे लूट करके अमीर हुए हैं, तुम इन सब से पैसे लेकर के समाज में बराबर बांट दो, ना कोई अमीर रहेगा ना गरीब, सब इक्वल रहेगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, कैपिटलिज्म जो है वो ज्यादा मजबूत है। आज भी ज्यादातर चीजें उसी के हिसाब से मैनिपुलेट की जाती है, जैसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग चीजें लगाना, ये सब किसका देन है? इसी कैपिटलिज्म का। तो वो जान रहा है कैसे पैसे निकलवाने हैं पॉकेट से, समझे। और कॉमन पीपल फिर वही, वो एरिस्टोक्रेसी है, उसे पता है जो बाकी 98% कॉमन पीपल, वो लूटा जा रहा है, पहले भी लूटा जा रहा था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। और इसी में से यदि कोई मेन स्ट्रीम में आना चाहे तो फिर उसे अपने पक्ष में मिला लिया जाता है। मान के चलिए आप पढ़ लिख करके कल हो के कोई डीएमएसपी बनते हैं, तो फिर आपको, चूंकि उसकी पढ़ाई ही ऐसी है कि आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएंगे, तो फिर आप आगे एरिस्टोक्रेसी वाले कैटेगरी में।
तो चूंकि आप ये सब चीजें फिर सब सभी को समझा नहीं सकते, तो फिर भी आप उसी में रहेंगे कि इतना कौन बताने जाए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। यूज ऑफ स्केयर्ड सिंबल्स, रिलीजियस लीडर, इमोशनल अपील्स। जो चीजें बता रहे वही सब कुछ है। इमोशनल अपील कि तुम यदि ऐसा नहीं करोगे तो कल होके पूरा हिंदुइज्म खतरे में आ जाएगा। लो, खतरे में बस इलेक्शन भर ही आना है। जैसे इलेक्शन खत्म सारा खतरा खत्म, उसके बाद खतरा उसी से है जो कहने आया था। ठीक है, तो ये जो इमोशनल अपील कर रहा है, भावनात्मक जो जुड़ाव आपसे महसूस करवा रहा है कि किस जाति से, यादव हम भी हैं, भाई भाई हुए फिर तो वोट किसको देना है, इसी को देना है, XYZ जो भी हो, समझे। तो ये जो भावनात्मक लगाव कब तक है, बस इलेक्शन तक। उसके बाद यदि वही जीत के MP MLA या कुछ बन गया, फिर जाए कि भैया जी हम ही आप ही के जाति के हैं। हाँ तो क्या करना है, तो बहुत सारे हैं तो क्या करें हम, हो गया, टोन तुरंत चेंज हो गया। ये जो इमोशनल अपील है, या प्रोजेक्ट फियर ये कह रहा है कि ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ द रिलीजियस टुगेदर टू पॉलिटिकल एरेना, यानी कई सारे वादे करना कि हम यदि जीते तो ये कर देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, इस टाइप का, रोड बनवा देंगे। यदि पूरे सिस्टम में जो है एक तरीके से नहीं, जैसे ये वाला सामने वाला अब खास करके लोकल इश्यूज को पकड़ता है। जैसे उसे पता है कि पूर्णिया क्या क्या प्रॉब्लम है, या यहाँ के क्या क्या जो बेसिक नीड है लोगों को नहीं है, तो उन सब पे टारगेट किया जाएगा। और साथ में धर्म के मसाला को मिला करके, क्योंकि उसे पता है। और मसाला मिलाया ही क्यों, इतिहास तो पुराना ही है, हम लोग मसाले के लिए ही जाने जाते थे, तो मसाला लगाना तो ब्लड में है, ऐसे कैसे नहीं लगाएंगे। है ना। आप देखिए ना, फॉरेन ट्रेडर्स क्यों आए इंडिया, मसालों के लिए, क्योंकि यूरोप जो है लगभग 9 महीने बर्फ से ढका है, और वेस्ट का सर्वाइवल हमेशा ईस्ट पे रहा है। यानी वेस्टर्न का जो यूरोप है, या यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, वो पूरा का पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसी पर जीवित था पुराने समय में, क्योंकि उनकी जो मेडिसिन है वो पूरा इसी क्षेत्र में पाया जाता था। तो उसका सर्वाइवल हमेशा ईस्ट पर रहा है। तो मसाला यहां से बेचना, मसाला बेचने के साथ साथ लगाने का भी काम करते थे, है ना। तो जो अभी भी लगाते हैं खास करके ज्यादातर लोग, पता चला कोई नॉर्मल बिल्ली देखा था, हाँ शेर देखे थे भैया, 2-2 था सामने, उसमें 2-4 मसाला लगाया और लोगों को सुनने में अच्छा लगा। और वही मसाला लगाने का काम यहाँ के लीडर भी करते हैं, है ना। तो ये मसाला क्यों लगा रहे, देखिए कोई भी चीज यदि हो रहा है तो उसके पीछे के रूट लेवल को जानेंगे ना, तो उसको रटना नहीं पड़ेगा। अब आपको यह पता है कि यहाँ के लीडर मसाला क्यों लगाते हैं, क्योंकि मसाला बेचते थे, इसलिए लगाते हैं, सिंपल। स्पेशल अपील्स टू द इंटरेस्ट और इमोशन ऑफ वोटर्स ऑफ वन रिलीजन, है ना। अलग अलग धर्म के लोगों के जो वोटर्स हैं उनसे स्पेशल अपील करना कि हम जीतेंगे तो सभी के जो है, मतलब एक तरीके से जैसे जो जिस कम्युनिटी का, मान चलिए इस्लाम का है तो इस्लाम कम्युनिटी में जाकर के वो बताएंगे कि हम जीतेंगे, सभी के घर में मस्जिद बनवा देंगे। ले, सभी के घर में मस्जिद बनवा देंगे, कोई नमाज पढ़ रहा ही नहीं रहा। आप जिस उद्देश्य से जा रहे हैं वहां वो हो ही नहीं रहा, है ना। आप यदि मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, किस लिए, जो क्रिएशन है गॉड या ईश्वर या अल्लाह, आप उसके थैंक यू कहते हैं, उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ फिर आप आते हैं। तो पता चला कि आ वुल्फ इन अ शिप्स क्लोथिंग, फ्रेज है, नाम सुने, आ वुल्फ इन अ शिप्स क्लोथिंग, यानी मुंह में राम बगल में छुरी। मतलब साइड से तो आप भजन कीर्तन कर रहे हैं, बगल में रखे हुए भी हैं, कोई इधर उधर बोला बस डाल दिए सीधा, खत्म। ले, तो इस मेंटालिटी से यदि आप जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं अपील करने वहां पर, और दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तो कोर फिलोसफी तो फिर आप भूल ही गए। और उन्हीं सब चीजों को ये टारगेट करेगा, कौन, जो लीडर हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव, ये जो कैंडिडेट हैं, वही कह रहा ना, स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट और इमोशंस ऑफ वोटर्स ऑफ वन रिलीजन, किसी एक धर्म के लोगों को। अलग अलग धर्म के अलग अलग लीडर फिर आएंगे, है ना, और वो फिर अपनी बातों को बताएंगे कि इसमें आएंगे तो हम ये कर देंगे, यहाँ पे है बहुत ज्यादा इनसे खतरा हो रहा है, हम उन सब चीजों को खत्म कर देंगे। अलग अलग लेवल के जो भी हैं वो सारी बातों को वो बताएंगे। ये सब क्यों कर रहे हैं, यही ये जो रिलीजियस लाइन है ना, अलग अलग पॉइजन, इसलिए कहता ना, एक वो स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, रिलीजियस इज द ओपियम फॉर मासेस।
यानी धर्म सामान्य लोगों के लिए नशा है। किसके लिए? सामान्य लोगों के लिए, एरिस्टोक्रेसी के लिए नहीं। उनको पता है कि जन्नत की हकीकत क्या है, समझे? जिनको नहीं पता है उनको गुमराह करना है, बस आसान है। और वो 98% है जो गुमराह होने वाले हैं, तो उसको आसानी तरीके से ये कर सकते हैं। समझ पा रहे चीजों को? जरूरी नहीं है हर चीज लाइन वाला ऐसे ही रट्टा मारे आप। चीजों को एब्जॉर्ब करिए, समझिए, सोचिए। कम्युनल राइट्स, वायलेंस एंड मैसेकर, और इसके आधार पर कई सारे कम्युनल राइट्स भी होंगे। अलग एक कम्युनिटी पता चला दूसरे पे ऊपर हावी हो रहा है, लड़ मर रहे हैं सभी, और हमेशा स्थिति तनाव की बनी हुई है। और यहीं पे आता है फिर हिस्ट्री जिंदा हो जाता है। अब चूंकि ऐसा टॉपिक है कि इसमें बिना हिस्ट्री का ये समझ में ही नहीं आ सकता। सिंपल समझिए कि एक टैक्स के बारे में सुनेंगे आप लोग, जजिया। नाम सुने? जजिया टैक्स नहीं सुने? मिडिवल पीरियड में लगाया गया था, औरंगजेब वगैरह के टाइम पे। हालांकि उसमें यह था कि वो टैक्स उसको देना है जो नॉन मुस्लिम है, यानी ऐसे लोग जो मुसलमान नहीं हैं उनको सिर्फ वो टैक्स देना है और ज्यादा देना है। तो आप उस देश में रह रहे हैं जहां पर डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, और आप यदि एक धर्म को लेकर के अपना राज्य या शासन चलाए तो आप बर्बाद हो जाएंगे, सीधी सी बात है। और ये बातें अकबर को अच्छे से पता था कि इतने ज्यादा डाइवर्स कंट्री में यदि हम वन पॉलिसी को लेकर चलेंगे तो हम भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। तो उन्होंने इस सिस्टम को खत्म कर दिया कि कोई भी जजिया टैक्स नहीं देगा, और साथ में चलाया दीने इलाही। नाम सुने? तौहीदे इलाही सुने होंगे। क्या था वो? यानी वो अपने सपने में बता दे कि हमारे सपने में भगवान आए और बताए हैं कि सबको जो है एक नजर से देखो, कोई किसी में भेदभाव नहीं करेगा। क्यों? वो एरिस्टोक्रेसी है ना, पता है उसे कि यदि हमें इस पूरे साम्राज्य पे शासन चलाना है तो हमको ये सब पॉलिसी लाना पड़ेगा। और चूंकि हमको ऐसा पॉलिसी लाना होगा जो हमारे कम्युनिटी को भी दिक्कत ना दे और सामने वाला को भी दिक्कत ना दे। यही तो मैच्योरिटी है। तभी तो द ग्रेट अकबर या अशोका आप पढ़ते हैं अलग अलग। तो ये उसी चीजों को बता रहा है। यदि वैसा नहीं होगा, उस डाइवर्सिटी को आप लेके साथ लेके नहीं चलेंगे तो होगा कम्युनल राइट्स, है ना? तो कम्युनल राइट्स झेलने के तैयार रहेंगे तो होगा फिर सिविल वॉर, और देश हो जाएगा अनस्टेबल, और फिर सब खत्म। समझ पा रहे चीजों को? मोस्ट ये अगले फॉर्म टेकन इन एक्सट्रीम केसेस, काफी ज्यादा ये इसका वृहद रूप आपको देखने को मिलेगा। जैसे याद वर्स्ट कम्युनल राइट्स सीन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। सबसे अच्छा एग्जांपल कम्युनल राइट्स का जो ये है एग्जांपल, पाकिस्तान इंडिया के बंटवारे के समय इधर से भी कितने मुसलमान मारे गए, उधर से कितने हिंदू मारे गए। और कई तो ऐसे थे दो कॉमन दोनों में थे, मतलब इधर के भी थे और उधर के भी थे, वो भी मारा गया। जो इनोसेंट थे वो भी मारा गया। किस वजह से? इसी कम्युनल राइट्स की वजह से। जैसे ही पाकिस्तान ने ये कहा कि हम एक इस्लामिक देश रहेंगे, तो इस्लामिक देश रहने का मतलब ही है कि सीधी सी बात है कि आप उसको ज्यादा प्रीफर करेंगे, ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। श्रीलंका वाला सिस्टम, वहां उन्होंने कहा कि हम सिनाला कम्युनिटी जो मेजोरिटी में है उनको ज्यादा प्रीफर करेंगे, ज्यादा वैल्यू देंगे। तो फिर श्रीलंका तमीज क्या करेगा? राइट्स करेगा, सिविल वॉर होगा। और वो सिविल वॉर की स्थिति ना हो, उसी सिविल वॉर का देन है कि ये पूरा का पूरा जो कम्युनल राइट्स जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के समय हुआ था। समझ रहे हैं? पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैज आल्सो सीन लार्ज स्केल ऑफ कम्युनल वायलेंस। आजादी के बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारे के समय हुआ था, आजादी के बाद भी इतने सारे ऐसे ऐसे कई सारे राइट्स जो है वो देखने को मिले थे, और अभी भी मिल रहे हैं, है ना? हर चीज को एक पॉलिटिकल एंगल से देखना, उसमें पॉलिटिकल रंग देना, और उस पर जो अपोजिशन है या जो रूलिंग पार्टी है जिसको जहां फायदा हो रहा है अपने ब्रेड को सेकना उसके ऊपर और उसे बड़े चाव से खाना। ये कॉमन पीपल ऐसे ही मरो, हम उसके ऊपर एरिस्टोक्रेसी क्रीम खा रहे हैं बैठ करके, है ना? और ये सत्य है, यही रियलिटी है। जितना जल्दी समझ पाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। समझे? व्हाट इज सेक्युलरिज्म? क्या है धर्मनिरपेक्षता?
नो ऑफिशियल रिलीजियस और नो स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन, यानी भारत का या किसी भी धर्म, जहां पे सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है, उस देश का कोई अपना ऑफिशियल धर्म नहीं होगा और वो सरकार किसी एक धर्म को ज्यादा वैल्यू नहीं देगा। समझे? ये है सेक्युलरिज्म, जहां पे सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, पार्टिसिपेट एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, यानी अपने धर्म को प्रचार करना, प्रसार करना, उसमें बातें करना या उसको फैलाना, और किसी भी धर्म को मानना या ना मानना वो उसके ऊपर है। ये है सेकुलरिज्म, जहां पर लोगों को पूरी आजादी दी गई है कि आप चाहे तो इस्लाम को माने, आप चाहे तो हिंदुइज्म को माने, सिखिज्म को माने, क्रिश्चियनिटी को माने, किसी को भी माने, लेकिन उसके कोर फिलॉसफी को जाने, सिर्फ माने ही ना, समझे? उसको जानना भी जरूरी है, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, रिलीजियस इज द ओपियम फॉर मासेस। क्यों कहा था? वो ऐसे ही नहीं कहा था। धर्म जो है सामान्य लोगों के लिए नशा है, वो नशा दिखता है सोसाइटी में अभी भी, समझे? आप उसे धर्म के नाम पे कुछ भी करवा ले, यहां ये कर दोगे तो जन्नत जाओगे, है ही नहीं, कहां जाओगे? वो एरिस्टोक्रेसी की बनाई हुई एक सिस्टम है, जिन पे लोगों को यूज करना है कैसे, वो पता है उसे, और जो कॉमन पीपल है उसे नहीं पता है, तो वो फिर उसी में पिसे जाएंगे, और वो 98% है। और चूंकि 98% है तो इसीलिए आपको ज्यादातर उसी की बातें समझ देखने को आसपास मिलता है। जो 2% एरिस्टोक्रेसी वो तो नजर ही नहीं आता, और सारा खेल उसी का किया हुआ है। फिर कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, और जाति के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगा, जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगा, और जेंडर के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगा। इसमें तो सिर्फ एक ही लिखा है सेक्युलरिज्म का, लेकिन जब इंडिया के इसमें आएंगे इक्वालिटी इसमें, तो वहां पे अगर किसके किसके आधार पर आप किसी में भेदभाव नहीं करेंगे, उसके बर्थ प्लेस, जेंडर, रिलीजियस और कास्ट, इन सभी के आधार पर आप किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। हाउ इज इंडिया सेक्युलर स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कैसे है, और संविधान में इसके क्या प्रावधान दी गई है। नो ऑफिशियल रिलीजियस अनलाइक ये बुद्धिज्म इन श्रीलंका, इस्लाम इन पाकिस्तान, क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड, इसको छोड़ करके, क्योंकि इन सब देशों में ऐसा है। श्रीलंका में ऑफिशियल उसका धर्म जो बुद्धिज्म है, इस्लाम पाकिस्तान में है, और क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड में है। फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू प्रोफेस, पार्टिसिपेट एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन, नॉट फॉलो एनी रिलीजन, यानी वही जो पीछे यहां पे देखे उसी चीज को यहां पर भी कह रहा है कि आपको, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी के हैं, आपको अपनी कम्युनिटी का प्रचार प्रसार करने का, उसमें जो भी चीजें हैं वो करने का आपको पूरा अधिकार है, लेकिन उस चीज से किसी दूसरे धर्म को नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये उस धर्म पर भी लागू होता है जिसको नुकसान हो रहा है, कि आप कुछ ऐसा ना करें कि दूसरे को नुकसान हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने का अधिकार है, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि जो अधिकार आपको है वो सभी को है, आप बोलेंगे तो फिर वो भी बोलेगा, फिर हो गया राइट्स, हो गया कम्युनल राइट्स, समझे? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द, ये फ्रीडम राइट्स टू रिलीजियस फ्रीडम एंड प्रॉफिट, ये सारा कुछ कि अपने अपने धर्म को मानना, उसमें सारी चीजों को जो भी कहा गया उसे फॉलो करना, या किसी भी धर्म को ना मानना या किसी को मानना, ये सारा कुछ उस आदमी पे डिपेंड करता है, ये उसकी आजादी है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, कुछ भी, वो आपके ऊपर है। लेकिन नहीं मानना अलग बात है, लेकिन उसके बारे में नेगेटिविटी बताना ये नहीं कर सकते आप, नहीं समझे? आपको नहीं मानना है, आप मत मानिए, लेकिन उसके बारे में आप यदि गलत बोल रहे हैं या नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो इसका अधिकार आपको नहीं दिया है। यहां क्या है? नॉट टू फॉलो एनी, आप किसी को मानिए या ना मानिए वो आपके ऊपर है, आप किसी को भी मत मानिए, आप नास्तिक हो जाइए, सीधी सी बात। जो गॉड या ईश्वर या अल्लाह को नहीं मानता वो नास्तिक है ना, इस रूप में है कि आप वो नहीं मानते, तो वो आपकी अलग विचारधारा है, लेकिन आपके इस ना मानने से किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पता चला आप कह रहे हैं कि इसमें ये बहुत सारी गलत बात है, ये सब नहीं होना चाहिए,
वो नहीं होना चाहिए। वो क्या है नहीं है वो उसका मैटर है, आप नहीं मानते मत मानिए, बोलना नहीं कुछ भी आपको उसके बारे में, समझे, क्योंकि वो उसका अधिकार है। ठीक है, क्लास कुछ ज़्यादा ही हो रहा, लेंदी लगता है। इसमें अभी बहुत सारे पीपीटी ये स्लाइड हैं, अभी हम लोग 10th पे ही पहुंचे हैं, क्या किया जाए। आज के लिए इतना काफ़ी है, कोई बात नहीं, कल से हम लोग इसी का 11वां जो होगा स्लाइड उससे पढ़ेंगे इसी पीपीटी को, समझे, क्लियर हो पाया।